हाय दोस्तों, मैं कृष्ण चौरसिया या सिटी DSSB नई दिल्ली से। दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो, नया कंटेंट स्पेशल एजुकेशन का लेकर आपके समझ आया हूँ। दोस्तों, आज हम स्पेशल एजुकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम सब देखेंगे। दोस्तों, आज हम स्पेशल एजुकेशन का बेहतरीन प्रश्न आपके सामने ढूंढ कर लाया हूँ और मैंने आपसे वादा किया था आप सिर्फ सपोर्ट करिए, तैयारी में रहिए और मेरा काम है कंटेंट को लाना, मुझे देना कंटेंट है, आप केवल तैयारी में रहिए। दोस्तों, आज हम आपके सामने स्पेशल एजुकेशन का बेहतरीन प्रश्न लेके आए हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है। यानी दोस्तों, इसका ऑप्शन पहला है बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करती हैं। दूसरा ऑप्शन है नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है। तीसरा ऑप्शन है व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है। चौथा ऑप्शन हो गया विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। यानी दोस्तों, आपको बता दिया गया है कि इसका उत्तर क्या होगा। आपको स्वतः ही छांटना है और ऑप्शन को और प्रश्न को स्वतः पढ़ना है। दोस्तों, आपको अपनी क्षमता का आकलन करना है। आप बेहतरीन तरीके से प्रश्न का उत्तर छांट कर देंगे और अपना आकलन करेंगे कि आप कितने प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं। 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है, ये आपको अपना आकलन करना है। तो दोस्तों, आई होप कि आप प्रश्न का ऑप्शन उत्तर चूज कर चुके होंगे। तो चलिए, इसका उत्तर होगा बी। यानी कह रहा है कि नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलता। क्या? नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलता है। क्या कहा गया है? नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलता। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यानी बी। यानी इसका उत्तर बी सही है। क्या सही है? बी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपके सामने है कॉकलियर इम्प्लांट एक प्रकार का है। क्या है? पहला ऑप्शन सर्जरी है, दूसरा ऑप्शन श्रवण यंत्र है, तीसरा ऑप्शन है थेरेपी है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कॉकलियर इम्प्लांट एक प्रकार का श्रवण यंत्र है। क्या है दोस्तों? कॉकलियर इम्प्लांट एक प्रकार का श्रवण यंत्र है। क्या है? श्रवण यंत्र है। यानी बी इसका उत्तर सही है। बी इसका उत्तर सही है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि रटने की आदत का सबसे बड़ा नुकसान है। क्या? जिसे हम किसी चीज़ को रटते हैं, जैसे बच्चा जब प्राइमरी स्तर पे होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा रटने की कोशिश करता है। जैसे जैसे उसकी नॉलेज बढ़ता है, फिर सीखता है और अपने आदत में सुधार लाता है और कंटेंट को प्रत्यक्ष रूप से सीखने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, इसमें कह रहा है कि रटने की आदत का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, उसके बारे में बताना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका ऑप्शन पहला है व्यक्तिगत विकास रुक जाता है, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है, मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है बुद्धि कुंठित हो जाती है। और चौथा डी ऑप्शन है आपका पाठ्य पुस्तकों के सिवाय कुछ और पढ़ने की इच्छा नहीं होती। तो दोस्तों, आई होप कि आप अपना
आंसर चूज कर चुके होंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका बी, यानी एक कारक कि मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है। क्या? मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है। कौन सा उत्तर है? बी। क्या है? बी। ठीक है दोस्तों, इसका बी इसका उत्तर सही होगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। कहा गया है कि एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। ये कह रहा है कि एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, उसके बारे में बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन आपके सामने है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। क्या? पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। चौथा ऑप्शन है बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर उपलब्ध करना। यानी दोस्तों एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। ये देखो इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, तो दोस्तों नहीं है का जो है उत्तर मुझे बताना है। नहीं है, मार्गदर्शी जो सिद्धांत है नहीं है, यानी इसमें ये कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना यह नहीं है। क्या? यह नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका उत्तर सी सही है। क्या? सी सही है। ठीक है, चलिए देर न करते हुए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न आपके सामने है 7, यानी पांचवा प्रश्न जो था वो सेम हो गया था, यानी अब प्रश्न संख्या 7 है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से समूह विकार है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से समूह विकार है, कौन सा समूह विकार का उदाहरण हो सकता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों इसका उत्तर पहला क्या है? मांसपेशीय दुर्विकार। दूसरा ऑप्शन है श्रवणबाधिता। तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। चौथा ऑप्शन डी है खाना विकार, यानी इसमें क्या है समूह विकार के अंतर्गत मांसपेशी दुर्विकार आता है। क्या आता है? मांसपेशी दुर्विकार आता है। मांसपेशी दुर्विकार आता है। क्या आता है? मांसपेशी दुर्विकार आता है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण जांच से संबंधित नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण जांच से संबंधित नहीं है। देखो इसमें इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन है आपके सामने। इस 4 ऑप्शन में से आपको ये देखना है कि श्रवण जांच से संबंधित क्या है, कौन कौन सा और कौन श्रवण जांच से संबंधित नहीं है। पहले जांच से संबंधित जो चीज़ें होती है उसे हम जान लेते हैं। तो ऑप्शन ए है पीटीए, दूसरा ऑप्शन है BERA, तीसरा ऑप्शन है ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट और चौथा ऑप्शन आपके सामने है SLD। यानी दोस्तों SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबल्ड, ये नहीं है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबल्ड जो है जांच से श्रवण जांच से संबंधित नहीं है। यानी आपका उत्तर क्या होगा? यही आपका उत्तर होगा। क्या होगा? यही आपका उत्तर है, यानी यही नहीं है। क्या पूछ रहा? नहीं है, तो यानी ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। यही है डी। क्या? डी उत्तर नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि अगले प्रश्न में विशेष शिक्षक हुआ है। कौन है? विशेष शिक्षक हुआ है जो पहला ऑप्शन प्रतिभाशाली हो, विशेष शिक्षक हुआ है जो प्रतिभाशाली है,
दूसरा ऑप्शन हुआ है कि विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण युक्त हो। अच्छा, विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण युक्त हो। तीसरा ऑप्शन है विकलांग हो, या चौथा ऑप्शन है स्मार्ट हो। अच्छा, स्मार्ट होना नहीं होता भाई, विकलांगता होना ही विशेष शिक्षक तो नहीं होता है। इसका ये मतलब तो नहीं होता है कि आप विकलांग हैं तो विशेष शिक्षक हैं, मतलब स्पेशल एजुकेटर, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आपको स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए डिग्री लेना पड़ता है, डिप्लोमा लेना पड़ता है, आपको प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ता है, मतलब तमाम चीज़ें होती है। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के हिसाब से, उस मतलब बड़े, अगर प्रोफेशनल लाइन में जाना चाहते हैं तो उस स्तर का आपको डिग्री या प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि विशेष शिक्षक हुआ है तो विकलांगता होना विशेष शिक्षक नहीं होता। स्मार्ट बन जाओगे उससे विकलांगता नहीं होता, विशेष शिक्षक नहीं होता। प्रतिभावान होना ही विशेष शिक्षक तो नहीं होता। यदि आप बहुत प्रतिभावान हैं तब भी आप कोई कहे कि नहीं आप विशेष अथवा मतलब विशेष शिक्षक हैं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। विशेष शिक्षक बनने के लिए आपको विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण युक्त होना चाहिए, यानी आपका उत्तर दूसरा सही है। क्या सही है? यानी आपका उत्तर दूसरा सही है। क्या सही है? दूसरा, ठीक है। आपका उत्तर दूसरा सही दोस्तों, ठीक है। ये है विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण युक्त हो, ये सही है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि एक अच्छे प्रशिक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। एक अच्छे प्रशिक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है, यानी हमें क्या बताना है, नहीं है के बारे में बताना है। ठीक दोस्तों, नहीं है के बारे में बताना है। तो दो, वैधता एक अच्छे प्रशिक्षण का उदाहरण है, ये तो सत्य है, ये विशेषता है, मतलब उदाहरण में विशेषता है। वैधता यह अच्छे प्रशिक्षण की विशेषता है। वस्तुनिष्ठ यह भी अच्छे परीक्षण की विशेषता है। अविश्वसनीयता विश्वसनीयता यह भी अच्छे परीक्षण की विशेषता है। उत्तीर्णता मतलब पास होना, ये नहीं है दोस्तों, यह नहीं है। क्या नहीं है? उत्तर आपका क्या सही है? उत्तीर्णता मतलब यानी उत्तीर्ण होना ही आपका या पास होना ही अच्छे परीक्षण का विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। 11 प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है यदि एक शिक्षक कक्षा में प्रत्येक वर्ग के सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करता है तो उसके अंदर कौन सी शिक्षा का गुण विद्यमान है। कौन सी शिक्षा का गुण विद्यमान है, ये देखो प्रश्न को एक बार फिर से देखो। कह रहा प्रश्न संख्या 11 कह रहा कि यदि एक शिक्षक कक्षा में प्रत्येक वर्ग के सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करता है तो उसके अंदर कौन सी शिक्षा का गुण विद्यमान है। यानी दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका पहला है विशेष शिक्षा के गुण, एकीकृत शिक्षा के गुण, समावेशी शिक्षा के गुण, उपरोक्त में से सभी। यानी दोस्तों जो ऐसे टीचर होते हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन के रिलेटेड होते हैं। यानी दोस्तों समावेशी शिक्षा के गुण उनके अंदर विद्यमान होता है और वे सभी प्रकार के सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करते हैं। उनके अंदर समावेशी शिक्षा के गुण विद्यमान होते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसका उत्तर क्या हो गया। इसका उत्तर दोस्तों हो गया सी। क्या हो गया? इसका उत्तर आपके सामने हो गया सी, यानी सी समावेशी इसका उत्तर सही है। ठीक है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है उसमें सभी प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए शिक्षा मतलब प्रदान की जाती है। ऐसा गुण जिसके अंदर होता है वही समावेशी शिक्षा के
समावेशी शिक्षक या शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या यहाँ पे 12 दे रहा है। प्रश्न संख्या 12 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है किसी मतलब कह रहा है किस अधिनियम में गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों के अभिभावक की मृत्यु होने पर पूर्णतया देखभाल की बात की गई है। पहला ऑप्शन है आपके सामने विकलांग जन अधिनियम 1995 में। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। यानी दोस्तों चौथा ऑप्शन ये दिया है कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987। तो दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने है सी। यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने क्या है, सी। ठीक है, सी इसका उत्तर होगा दोस्तों, आपके सामने है। और एक कह रहा कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में कहा गया है कि गंभीर रूप से जो विकलांग बच्चे हैं उनके यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पूर्णतया देखभाल की बात जो की कही गई है या जिक्र किया गया है वो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में किया गया है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, अगले प्रश्न में दोस्तों कह रहा है कि मॉडरेटली सीवियर श्रवण दोष की कोटि कितनी होती है। श्रवण दोष की कोटि कितनी होती है, हमें इसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है 41 से 55 dB हियरिंग लॉस। ऑप्शन बी है 56 से 70 dB हियरिंग लॉस। और ऑप्शन सी है 26 से 40 dB हियरिंग लॉस। और ऑप्शन डी है 91 से अधिक डिसिबल, 91 से अधिक या 91 dB से अधिक डेसिबल। ठीक है, तो हियरिंग लॉस वाले व्यक्ति हो। यानी इसका उत्तर जो आपका बी होगा, क्या होगा, यानी इसका उत्तर क्या होगा आपके सामने है बी। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, बी। मतलब 56 से 70 dB हियरिंग लॉस वाले बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि समावेशन की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है बुद्धि विकास के लिए। दूसरा ऑप्शन है सामुदायिक विकास के लिए। तीसरा ऑप्शन है मानसिक संतुलन एवं सामाजिक विकास के लिए। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपके सामने है डी, इनमें से कोई नहीं। क्या, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आई होप कि आप इस प्रश्न का ऑप्शन चूज कर चुके होंगे और अपनी क्षमता का आकलन कर रहे होंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर सी है। क्या है, इसका उत्तर सी है। दोस्तों इसका उत्तर सी है। क्या है, इसका उत्तर सी है। ठीक है, मानसिक संतुलन एवं सामाजिक विकास के लिए। क्या, मानसिक संतुलन एवं सामाजिक विकास के लिए। तो दोस्तों आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ रहे होंगे और उत्तर आप दे रहे हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा क्या, बोन वाइब्रेटर से क्या होता है। बोन वाइब्रेटर से क्या होता है। ऑप्शन ए, बीसी चेक होता है।
AC चेक होता है, AB और AC और BC दोनों चेक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपके सामने है, कह रहा है प्रश्न आपके सामने है, और प्रश्न कह रहा है कि बोन वाइब्रेटर से क्या होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने ए है। क्या है इसका उत्तर? आपके सामने ए है। क्या है दोस्तों? ए। यानी दोस्तों ए कह रहा है कि BC चेक होता है, बोन वाइब्रेटर से BC चेक होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। यानी दोस्तों ये कह रहा है कि वाणी है। वाणी क्या है? मतलब ये पूछ रहा वाणी है, वाणी क्या है? तो इसका ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है एक प्रकार की ध्वनि, ऑप्शन बी है एक प्रकार की ऊर्जा, ऑप्शन सी है ध्वनि का श्रवणीय रूप, और डी ऑप्शन है एक प्रकार की बोली। यानी दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर दोस्तों सी है। क्या है इसका उत्तर? आपके सामने है। कौन सा उत्तर होगा इसका? यानी इसका उत्तर सी होगा। कौन सा? सी। सी का मतलब ध्वनि का श्रवणीय रूप। क्या? ध्वनि का श्रवणीय रूप होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 17। तो थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्न करना, प्रश्न बहुत से हमारे पास है और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और उसके लिए भी मुझे संघर्ष करना पड़ता है, और मुझे सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए। प्रश्न आपके सामने है, कान के पर्दे का रंग होता है। यानी दोस्तों एक प्रश्न पूछ रहा है, कान के पर्दे का रंग कैसा होता है? लाल होता है, गुलाबी होता है, सफ़ेद होता है, नारंगी होता है। कैसा होता है इसको बताना है। कान के पर्दे का रंग होता है। यानी दोस्तों इसका उत्तर आप चूज कर चुके होंगे। इसका उत्तर बी है। क्या है? बी। यानी ये कैसा है? इसका उत्तर बी। यानी इसका उत्तर आपके सामने है गुलाबी। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। इसमें क्या रहा है, डिसलेक्सिया का सबसे आम प्रकार क्या है? अच्छा, एकदम सिंपल सा जो प्रकार होता है उसके बाद पूछ रहा है। कह रहा कि डिसलेक्सिया का सबसे आम प्रकार क्या है? दोस्तों डिसलेक्सिया का सबसे आम प्रकार क्या है? यानी इसका ऑप्शन पहला है डिसफोनेटिक डिसलेक्सिया, डिसफोनेटिक डिसलेक्सिया। दूसरा ऑप्शन है ट्रॉमा डिसलेक्सिया, ट्रॉमा डिसलेक्सिया। और तीसरा ऑप्शन है विजुअल डिसलेक्सिया। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने है डिसफोनेटिक। क्या? डिसफोनेटिक। क्या है? डिसफोनेटिक। डिसफोनेटिक डिसलेक्सिया यह डिसलेक्सिया का आम प्रकार है। क्या है? सबसे सिंपल सा प्रकार है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि इसमें ये क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि इसका उत्तर आपके सामने। दोस्तों अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये आपके सामने प्रश्न आ गया है और देखिए प्रश्न संख्या 19 है, एंडोफोबिया क्या है? दोस्तों हमें बताना है एंडोफोबिया क्या है। एंडोफोबिया एंडोफोबिया क्या है? इसका ऑप्शन है ए स्त्री पुरुष जैसा बोलने लगे, स्त्री पुरुष जैसा बोलने लगे। बी पुरुष स्त्री जैसा बोलने लगे। सी स्त्री की आवाज़ कम निकलती हो। डी पुरुष की आवाज़ कम निकलती हो। यानी दोस्तों इसमें कह रहा है कि इंड्रोफोबिया क्या है? इंड्रोफोबिया में होता है दोस्तों स्त्री पुरुष जैसा बोलने लगे। स्त्री जो पुरुष जैसा बोलने लगती हैं उन्हीं को हम एंड्रोफोबिया कहते हैं। एंड्रोफोबिया कहते हैं। जैसे हम कहीं कहीं देखते हैं कि कोई स्त्री
स्पीच जब करती है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि यार ये मर्दों जैसा आवाज़ निकालती है या पुरुषों जैसा आवाज़ निकालती है। तो ऐसे स्थिति में उस स्त्री में एंड्रोफोबिया पाया जाता है। ऐसी स्थिति में एंड्रोफोबिया पाया जाता है उस स्त्री में। इस कारण एंड्रोफोबिया के कारण जो कि स्त्री पुरुष जैसा बोलने लगती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसका उत्तर ए होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर 20 है। 20 में क्या कह रहा है, एक बच्चे के सकारात्मक शारीरिक परिवर्तन, यानी कह रहा है कि एक बच्चे के सकारात्मक शारीरिक परिवर्तन को कहते हैं। एक बच्चे के सकारात्मक शारीरिक परिवर्तन को कहते हैं, यानी पॉजिटिव फिजिकली चेंज को क्या कहते हैं। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन आपके सामने है शारीरिक विकास, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है बुद्धि और वृद्धि, और तीसरा ऑप्शन है मोटापा, चौथा ऑप्शन है आपके सामने कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं यानी दोस्तों यह कुछ भी कर सकते हैं ऐसा कह रहा है। तो एक बच्चे के सकारात्मक शारीरिक परिवर्तन को कहते हैं यह वृद्धि होता है। क्या होता है, ग्रोथ होता है। जो ग्रोथ होता है बच्चों में, जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट जो होता रहता है वो चीज़ होता है वृद्धि। क्या होता है, वृद्धि। यानी दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने है, ठीक है, इसका उत्तर आपके सामने है बी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। एक कह रहा कि प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 में क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 21 में क्या कह रहा कि ऑडियोग्राम क्या है। ऑडियोग्राम क्या है, ऑडियोग्राम क्या होता है उसके बारे में जानना है। जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले सिटी एंड स्पेशल एजुकेटर हैं वो पढ़े होंगे। ऑडियोग्राम क्या है, यह चाइल्ड डिपार्टमेंट से जो या सिटी स्पेशल एजुकेटर हैं वो ये पढ़े होंगे, ये चाहे हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले। तो दोस्तों यहाँ कह रहा कि ऑडियोग्राम क्या है। ऑडियोग्राम में ऑप्शन पहला है चार्ट पेपर है, अच्छा। दूसरा ऑप्शन क्या है, रेखा चित्र। तीसरा ऑप्शन आपके सामने श्रवण क्षमता आकलन का रेखा चित्र। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे और इसका उत्तर सी है। क्या है, सी, यानी श्रवण क्षमता आकलन का रेखांचित। क्या, श्रवण, ठीक है, श्रवण क्षमता आकलन का रेखांचित। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसका ऑप्शन होगा सी। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा सी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 22, श्रवण बाधित बच्चों में भाषा की समस्या क्यों होती है। जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, जो कान से सुन नहीं पाते हैं, श्रवण बाधित बच्चों में भाषा की समस्या क्यों होती है इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है माता पिता के न सुन पाने के कारण, ये तो हो नहीं सकता। बी, भाइयों का सहयोग न होने के कारण, ये भी नहीं है। स्वयं का श्रवण बाधिता, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि इसमें कह रहा है स्वयं का श्रवण बाधिता, यानी बच्चे में यदि श्रवण ह्रास है या सुनने की अक्षमता है तो उसमें भाषा की समस्या उत्पन्न हो सकती है, यानी ये सी सही है। और चौथा चलिए देख लीजिए क्या कह रहा, शिक्षक भाषा की कक्षा कम लेते हैं, नहीं इससे नहीं मतलब, सी सही है। इसका उत्तर क्या होगा, सी। क्या होगा, सी, यानी इसका उत्तर सी है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों,
अब प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि कौन सा उपकरण बिना आवाज़ के वक्ता के शब्दों को दोहराता है। कौन सा उपकरण है जो बिना आवाज़ के वक्ता के शब्दों को दोहराता है। कौन सा उपकरण बिना आवाज़ के वक्ता के शब्दों को दोहराता है। वक्ता के शब्दों को दोहराता है, यानी इसका ऑप्शन है द्विभाषिता। दूसरा है ओठ वक्ता। तीसरा ऑप्शन है अनुवादक। चौथा ऑप्शन है संचार सहयोग वाले, यानी इसका उत्तर होगा होंठ वक्ता, लिप्स स्पिरिट्स। ठीक है, ये होगा लिप्स स्पिरिट। ठीक है दोस्तों, आई होप कि कुछ समझ आया होगा। इसका उत्तर होगा आपका वी। क्या होगा? वी इसका उत्तर है, होंठ वक्ता। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न 24। प्रश्न संख्या 24 में क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या जो 24 है उसमें कह रहा है कि माइल स्टोन का अर्थ है इसका माइल स्टोन जो होता है उसका अर्थ पूछ रहा है। माइल स्टोन का अर्थ है, ऑप्शन ए है उम्र के आधार पर विकास। ठीक है, उम्र के आधार पर विकास। दूसरा ऑप्शन है भाषा के आधार पर विकास। तीसरा ऑप्शन है वातावरण के आधार पर विकास। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यानी दोस्तों इसका उत्तर होगा पहला। क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? पहला। क्या है? पहला इसका उत्तर सही है, उम्र के आधार पर विकास। इसे हम कहते हैं माइल स्टोन। इसी को हम कहते हैं कि उम्र के आधार पर जो विकास होता है उसी को हम माइल स्टोन कहते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 25 में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय न्यास। प्रश्न संख्या 25 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 25 में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में योजना शामिल है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम NT एक्ट में योजना शामिल है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम NT एक्ट में योजना शामिल है, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन है सहयोगी। दूसरा ऑप्शन है उपयोगी। तीसरा ऑप्शन है घरेलू। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने है ए, यानी सहयोगी। ठीक है दोस्तों, सहयोगी यही इसका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं अच्छे से अच्छे बताने की कोशिश किया और आपको बेहतरीन प्रश्न ढूंढ के लाया। और मैं अभी भी मैं वादा करूँगा आपको अच्छा से अच्छा और टफ से टफ क्वेश्चन जो स्पेशल एजुकेशन का है मैं लेकर आता रहूँगा आपको। DSSB नई दिल्ली से के लिए और अन्य राज्य के स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन प्रश्न साबित होगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।